नमस्कार दोस्तों, आज हम विज्ञान यानी साइंस से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो पिछले कई एग्जाम में पूछे गए हैं और भविष्य के भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद बिहार एसएससी का भी एग्ज़ाम होगा, सीजीएल का। तो ये क्वेश्चंस आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए, तो इसे आप ध्यान से देखें और याद कर लें। एक छाया की उत्पत्ति या प्रमाणित करती है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है। एक आवर्धन लेंस या एक साधारण सूक्ष्मदर्शी उत्पन्न करता है आवर्धित आभासी प्रतिबिंब। रेडियो सक्रिय पदार्थ से उत्सर्जित अल्फा कण है प्रोटॉन। सरल आवर्त गति में गतिशील कण के महत्तम विस्थापन पर त्वरण का मान होता है 0। एक संचयी सेल में संचित रहता है तो एक बैटरी में क्या संचित रहता है? रासायनिक ऊर्जा। जिन ठोसों के पिघलने पर उनका आयतन घटता है, जो ठोस के पिघलने पर उसका आयतन घट जाता है जैसे कि बर्फ़, उसके लिए दाब में वृद्धि के कारण उसका गलनांक क्या होता है? तो गलनांक भी घटता है। दाब बढ़ने पर तरल का क्वथनांक बढ़ता है। अगर हम किसी चीज़ पे दाब बढ़ाते हैं तरल पदार्थ पे तो उसका क्वथनांक बढ़ता है, और दाब कमने पे क्वथनांक कम जाता है। इसलिए देखिए पहाड़ पर पानी जल्दी मतलब कम तापमान पे ही गर्म हो जाते हैं, खौलने लगते हैं, जबकि नॉर्मल जगह पे जो पानी खौलता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, जबकि पहाड़ पे 72-76 डिग्री सेल्सियस पे पानी खौलने लगता है। तो क्योंकि पहाड़ों पे दाब कम होता है, तो दाब बढ़ाने के साथ ही क्वथनांक बढ़ता है और दाब घटने के साथ ही क्वथनांक भी घट जाता है। जैसे प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। क्यों जल्दी पकता है? क्योंकि उसके अंदर पानी होता है और प्रेशर कुकर में दाब बहुत ज़्यादा अधिक होता है, तो उसके कारण काफ़ी उसका क्वथनांक, पानी का क्वथनांक भी बढ़ जाता है, इसके कारण खाना जल्दी पक जाता है। उत्कृष्ट या नोबेल गैस होते हैं एक परमाणविक गैस। नोबेल गैस क्या होता है? तो जो 18वां वर्ग में जितने भी गैस आते हैं इनका संख्या 6 है, जैसे कि नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेडॉन है। तो इसे हमको हम लोग हीलियम है, तो ये 6 जो है इसे हम लोग नोबेल गैस कहते हैं। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁸ सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया है तो 10⁻⁻8 होगा, और यही अगर मीटर में दिया होता तो फिर 10⁻10 मीटर होता। बसा और तेल नहीं घुलते हैं, तो बसा और तेल किस में नहीं घुलता है? जल में। कैपिलरी या केशिका में पारे का नवचंद्रक होता है उत्तल। केशिका एक कांच का नली जैसा होता है, उसमें पार रखने पर उसका जो ऊपर वाला भाग होता है वो उत्तल जैसा होता है। तापमान के बढ़ने के साथ परमाणुओं का औसत वेग बढ़ता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है तो परमाणुओं का वेग भी बढ़ता है। किसी परमाणु का सबसे हल्का कण होता है, तो किसी परमाणु का सबसे हल्का कण होता है इलेक्ट्रॉन, और ये कण जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में है। ठीक है, ऐसे इससे भी काफ़ी हल्के कण होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन से भी हल्के कण पाए जाते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो 3 मूल कण होता है उसमें से ये बात कह रहा है। जड़त्व घूर्ण व कोशिकीय त्वरण का गुणनफल होता है टॉर्क। कॉपर सल्फेट को किस धातु के डिब्बे में रखा जा सकता है? तो देखिए यहाँ पे और भी ऑप्शंस थे, लेकिन उसमें ऑप्शन जो हो Ag होगा। ठीक है, Ag मतलब चांदी होता है, और चांदी क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे और भी जितने ऑप्शंस थे जैसे कि सोडियम था, तो कॉपर से जो कम रिएक्टिव तत्व है, एलिमेंट है, जो कॉपर से कम रिएक्टिव है, उसके बर्तन में इसको रखा जा सकता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट उससे रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन अगर हम इसे किसी ऐसे धातु के बर्तन में रख दें जो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो फिर क्या होगा? सल्फेट कॉपर को छोड़कर उस वाली धातु से रिएक्शन कर लेगा।
अगर किसी झील में तल के ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है तो उस बुलबुले पर लगने वाला दाब कम होगा। ट्रांसफार्मर की दक्षता व्यक्त की जाती है किलोवाट में। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है। क्यों? क्योंकि दाब कम हो जाता है। जैसे जैसे गुब्बारा ऊपर जाता जाता है हमें वायु का दाब कम होता जाता है और एक समय के बाद जब वायु दाब इतना कम हो जाता है कि हाइड्रोजन के जो गुब्बारा के अंदर का हाइड्रोजन है वो गुब्बारा उसे संभाल नहीं पाता, फिर गुब्बारा फट जाता है। प्लाज्मोडियम जेम्स किसकी उत्पत्ति कहते हैं? मलेरिया का। प्लाज्मोडियम एक सूक्ष्म जीव है, ठीक है, परजीवी है, जिसके कारण मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। मोह मापने का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? कठोरता को। डायोड से धारा कितनी दिशाओं में बहता है? तो डायोड से एक ही दिशा में धारा बहता है। राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? तो आपको पता होगा राइट बंधु जो है वो विमान का, वायुयान का आविष्कार किया था। किसी ठोस में वितरित द्रव को कहते हैं जेल। अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने से नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड प्राप्त होता है? तो अमोनियम नाइट्रोजन को गर्म करने पे N2O प्राप्त होता है और N2O को ही हम लोग लाफिंग गैस, हंसाने वाला गैस बोलते हैं। अम्लों में सबसे शक्तिशाली उपचायक कौन सा है? तो फॉर्मिक अम्ल। पृथ्वी पर सूर्य की ऊष्मा किस प्रक्रिया से पहुंचता है? विकिरण से। विकिरण में क्या होता है? तो विकिरण से जब किसी ऊष्मा का संचार होता है तो उसके बीच में माध्यम को आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि ऊष्मा का संचार के 3 नियम होते हैं, है ना, तो उसमें जब विकिरण होता है उसमें माध्यम को आवश्यकता नहीं पड़ती है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो जो आदर्श एमीटर है उसका प्रतिरोध 0 होना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। बर्नौली का प्रमेय किसके लिए प्रयुक्त है? तो द्रवों के बहाव के लिए। खड़ाकिए बर्नौली का प्रमेय हवा के बहाव पर भी काम करता है। सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति होती है घनाकार। किसी वस्तु के बिना टूटे ही विकृत होने की क्षमता कहलाती है प्रत्यवस्था। किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है? तो तार की प्रतिरोधकता उसके पदार्थ पर निर्भर करता है। किसी भी धारा में प्रतिरोध है वो पदार्थ के साथ साथ उसके तार के लंबाई पर भी निर्भर करता है, फिर तार के तापमान पर भी निर्भर करता है। तो प्रतिरोधकता जो है निर्भर करता है पदार्थ पर। मेगर किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो बहुत उच्च प्रतिरोध को। परमाणु का द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है तो एमयू में, AMU। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कैसे बनाए जाते हैं? इलेक्ट्रो इचिंग से। सिलिकॉन क्रिस्टल में अशुद्धि मिलाना कहलाता है तो डोपिंग। फ़ारेनहाइट प्रणाली में वायु दाब पर पानी के जमाव बिंदु क्या है? तो फ़ारेनहाइट प्रणाली में पानी का जमाव बिंदु है वह 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसी को सेल्सियस में हम लोग बोले तो 0 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को हम लोग सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। वर्मी कंपोस्ट किस तरह की खाद है? तो वर्मी मतलब क्या होता है? केचुआ। तो केचुआ से बनने वाला खाद को हम लोग बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। एक बड़े जनित्र में डैम्पर का काम है। जनित्र मतलब क्या होता है? जनरेटर। तो डैम्पर का काम क्या होता है? वोल्टता की स्थिरता को बढ़ाना। डायोड का वह भाग जो इलेक्ट्रॉनों को फैलाता है क्या कहलाता है? प्लेट। एक बेल बराबर है 10 डेसिबल के। फिलामेंट बल्ब में मैग्नीशियम वाष्प कौन सा रंग देता है? नीला। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है?
विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे नियम पर तापमान घटने पर कार्बन फिलामेंट लैंप का प्रतिरोध बढ़ जाता है। देखिए होता क्या कि धातुओं में तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन अधातु जब ऐसा कोई अधातु या उपधातु जब बिजली का संचार करता है ना, विद्युत का संचार करता है, तो फिर क्या होता है, तापमान घटने पर प्रतिरोधकता बढ़ता है, मतलब उल्टा हो जाता है। धातु से अगर विद्युत धारा पार हो रहा हो, विद्युत धारा गुजरता हो, तो तापमान बढ़ने के साथ प्रतिरोधकता बढ़ेगा। जबकि अगर धातु यही काम कर रहा हो या उपधातु कर रहा हो, तो तापमान बढ़ने के साथ प्रतिरोध घटेगा और तापमान घटने के साथ ही प्रतिरोध बढ़ेगा। ओम का नियम निरूपण करने वाला चक्र है रैखिक। तो अब जब ओम के नियम के हिसाब से जब एक उसको डायग्राम बनाएंगे तो जो लाइन प्राप्त होगा वो रैखिक होगा, वो वक्र या किसी और दूसरे डिजाइन का नहीं होगा, वो रैखिक होगा। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन उत्पन्न करती है? तो इंसुलिन उत्पन्न करने वाला ग्रंथि है अग्नाशय। और ये क्या कहता है, हमारे शरीर में जो शर्करा है, जो शुगर है, उसके मात्रा को नियंत्रित करता है। फ्यूज तार किस पदार्थ के बने होते हैं? तो ये सीसा, टीन और तांबा का, हालांकि सीसा और टीन का ही मिश्र धातु होता है, क्योंकि ज़्यादातर फ्यूज तार जो होता है वो सीसा और टीन का ही मिश्र धातु होता है, ठीक है। छेद बनाने के लिए वैता से चूड़ी बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं टैपिंग। एक धातु के तार में वैद्युत का प्रभाव होता है इलेक्ट्रॉनों के कारण। किसी भी धातु में जो विद्युत का प्रभाव होता है, तो विद्युत जो प्रभाव हो रहा है वो कुछ और नहीं, इलेक्ट्रॉन ही है। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं धातु में, वही विद्युत का प्रभाव कहते हैं। तो धातुओं में विद्युत का प्रभाव इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? अप्सरा। द्रव से तार बनाए जाने के गुणधर्म को कहते हैं तन्यता। और सबसे ज़्यादा तन्यता किस धातु में होता है? तो सोना में। सोना को सबसे ज़्यादा तान कर तार बनाया जा सकता है, मतलब कम से कम सोने से अधिक लंबा तार बनाया जा सकता है। इसी गुण को लोग बोलते हैं तन्यता। वेग की परिवर्तन दर को कहा जाता है त्वरण। त्वरण को हम लोग इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोलते हैं, इसको ए से सूचित करते हैं। और एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है v माइनस यू बटा टी। v जहाँ पे हो गया अभी का अंतिम चाल, u हो गया प्रारंभिक चाल, t हो गया वहाँ पे का समय अंतराल, ठीक है। मतलब एक v और u दोनों चाल है और t बटा में होगा जो कि समय अंतराल को दिखाता है। तो वेग में परिवर्तन के दर को हम लोग त्वरण बोलते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो ऑडियोमीटर। टेलीविज़न के पर्दे पर पूरे चित्र को कहते हैं फ्रेम। टेरामाइसिन जिस जीवाणु से प्राप्त तैयार किया जाता है उसे बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस रिमोसस। क्लोरोमाइटिसिन जिस जीवाणु से तैयार किया जाता है वो जीवाणु का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस वेनेजुएला। कैप्सिड जिन छोटी छोटी इकाइयों की बनी होती है उसे कहते हैं कैप्सोमियर। पादप विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, तो पादप विषाणु में कौन सा अम्ल होता है? आरएनए। कवक किस उपजाति में आते हैं? तो थैलोफाइटा में। गोबर में उगने वाले कवक को कहते हैं कोप्रोफिलस कवक। कवकों में संग्रहित भोजन होता है ग्लाइकोजन के रूप में। किन कवकों को काला फफूंदी कहते हैं? तो राइजोपास, म्यूकर एवं एस्पॉजिकल नाइजर को। किसे नीले फफूंदी या हरे फफूंदी कहते हैं? पेनिसिलिन को। पेनिसिलिन भी क्या है? एक तरह का फफूंदी है, एक तरह का फंजाई है जो कि नीला हरा होता है। किसे लाल अथवा गुलाबी फफूंदी कहते हैं? न्यूरोस्पोरा को।
एल्कोहल बनाने में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? ईस्ट का। शैवाल वनस्पति है थैलोफाइटा वर्ग का। बर्फ पर पाए जाने वाले शैवालों को कहते हैं क्रिप्टोफाइटस। चट्टानों पर उगने वाले शैवालों को बोलते हैं लिथोफाइटस। लिथ मतलब चट्टान होता है, तो चट्टान पर उगने वाले कवक शैवाल लिथोफाइटस। किस शैवाल को समुद्री सलाद कहते हैं? अल्वा को। किस वर्ग के शैवालों का रंग लाल होता है? रोडोफाइसी। अंतरिक्ष यात्री कौन सा शैवाल अपने साथ ले जाते हैं? क्लोरेला। नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस वर्ग के शैवालों द्वारा किया जाता है? मिक्सोफाइसी। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले प्रमुख शैवाल हैं एनाबीना और नोस्टोक। हरी शैवाल में संचित होता है मंड कार्बोहाइड्रेट। किस वर्ग के शैवालों को हरी शैवाल कहा जाता है? क्लोरोफाइसी। नीली हरी शैवाल में प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन है ग्लाइकोजन। पशुओं को चारे के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? टेरिडियम का। कवक और शैवालों का संबंध होता है परस्पर सहजीवी, जिसे लोग लाइकेन बोलते हैं। कवक शैवालों को देता है, तो कवक शैवाल को देता है जल, खनिज और विटामिन, बदले में शैवाल कवक को देता है भोजन। लाइकेन के 3 प्रकार हैं क्रस्टोस, फोलियोज और फ्रूटोज। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कहते हैं कार्टिकोलस। काली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को कहते हैं सेक्सिकोलस। जापान में किस लाइकेन का उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है? इंडोकॉर्पन। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है? परमेलिया सेक्सटिलिस से। सागो पाम कहा जाता है साइकस को। सेंडस का तेल निकाला जाता है देवदार की लकड़ी से। स्याही बनाने में काम आने वाला टेनिन प्राप्त होता है सूका नामक पौधे से। समुद्री शैवाल में होता है आयोडाइज। लेमिनेरिया है एक समुद्री शैवाल। एल्कोहल उद्योग में प्रयुक्त कवक है खमीर या ईस्ट। साथ ही ईस्ट का प्रयोग केक बनाने में भी होता है, या बिस्किट वाले कंपनी भी ईस्ट का प्रयोग करते हैं। हड्डी का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसमें पौधा पोषक तत्व होता है फास्फोरस। समानता प्रयोग किया जाने वाला मसाला लौंग प्राप्त होता है पुष्पकली से। पुष्प का वह भाग जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जा सकता है, तो बाह्य दल पुंज से प्रकाश संश्लेषण किया जा सकता है। वृक्ष बलियों को संगणना द्वारा वृक्षों की आयु का आकलन करना कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो इससे क्या होता है कि जो वृक्ष में वलय होते हैं, जो उस पर छाल होते हैं, तो छालों को गिन के, उसके वलयों को गिन के वृक्ष का आयु निकाला जा सकता है। साथ ही उससे ये भी जानकारी प्राप्त किया जा सकता है, अगर पुराना वृक्ष है तो कि वो किस किस मौसम से होकर गुजरा है। तो उसके छाल को देखकर, उसके छाल के क्वालिटी को देखकर काफ़ी चीज़ पता लगाया जा सकता है। वह फल जिसमें असली फल भी है और दिखावटी फल भी है, वह है काजू। जिस फल के बनने में अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग सहायक होते हैं, उसे कहते हैं शतफल। कुनैन का प्रयोग होता है मलेरिया रोग के उपचार में। मूसला जय पाई जाती है मटर, सरसों और सेम में। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है शैवाल। वह वनस्पति जिसे एल्फा नाम से जाना जाता है घास। प्लेटलेट्स की संख्या रक्त में पाई जाती है 2 से 5 लाख पर घन मिलीमीटर। रक्त में WC की तुलना में अधिक होता है, तो रक्त में WC की तुलना में प्लेटलेट्स भी अधिक होता है और
लाल रक्त कोशिका भी अधिक होता है। डीएनए पाया जाता है केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवक में। शिशु का पितृत्व ज्ञात करने के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा तकनीक है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए में उपलब्ध हुआ यौगिक जो एमिनो अम्ल नहीं बनाता है कहलाता है टायरोसिन। डीएनए संवाहक होता है आनुवांशिक लक्षणों का। सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है हैदराबाद में। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था आर्थर कॉर्नबर्ग ने। ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करता है। ठंडे प्रदेशों में पानी जम जाने के बाद ये मछलियाँ नहीं मरने का कारण है। तो ठंडा प्रदेश में होता क्या है कि बर्फ़ का ऊपरी सतह तो जम जाता है लेकिन निचला सतह बर्फ़ के रूप में नहीं जमता है। निचला सतह पर अभी भी पानी मौजूद होता है, इसलिए मछलियाँ क्या कहती है कि वो नीचे की ओर चली जाती है। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा वायु के में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब घट जाता है। वास्तविक रूप से एक्सरे होते हैं, तो वास्तव में एक्सरे क्या है? तो ये एक तरह का विद्युत चुंबकीय तरंग ही है। भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों का आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा कहलाती है आइसोथर्मल्स। ताप में वृद्धि से प्रत्यवस्था माप के मान में घटता है। ताप में वृद्धि से क्या होता है? प्रत्यवस्था माप के मान घटता है। थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सीबेक प्रभाव पे। वायु का विशिष्ट ताप बढ़ने के साथ बढ़ता है दाब। जैसे जैसे वायु का विशिष्ट ताप बढ़ता है वैसे वैसे दाब भी बढ़ता है। बर्फ़ का आयतन जल के आयतन से होता है अधिक। चूँकि बर्फ़ का घनत्व कम होता है तो इसलिए जिस चीज़ का घनत्व कम होगा उसका आयतन ज़्यादा होगा। जैसे रुई का घनत्व कम होता है तो रुई का आयतन ज़्यादा होता है। 1 किलो रुई बहुत ज़्यादा क्षेत्र में फैल जाएगा जबकि 1 किलो लोहा बहुत कम क्षेत्र में फैलेगा। क्यों? क्योंकि रुई का आयतन ज़्यादा है, उसका घनत्व कम है, क्योंकि लोहे का आयतन कम है और उसका घनत्व ज़्यादा है। तो बर्फ़ का चूँकि आयतन जल के आयतन से अधिक होता है इसलिए बर्फ़ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। बर्फ़ जल पर तैरती है क्योंकि बर्फ़ जल से हल्की होती है। चूँकि जिस वस्तु का घनत्व कम होगा वह वस्तु हल्का होगा। श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह परावर्तित करता है। आंखें कार्य करती है उत्तल लेंस की भांति। लेजर किरणों द्वारा किसी वस्तु का त्रिविमीय चित्र प्राप्त करने की तकनीक को कहते हैं होलोग्राफी। वायु के धूप का चश्मा का निर्माण किया गया है रमन प्रभाव के सिद्धांत पर। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो उस व्यक्ति की लंबाई का आधा लंबा दर्पण तो होना ही चाहिए। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो ये पानी के जहाज़ों में लगे होते हैं सोनार, पानी के जहाज़ में, पानी के पनडुब्बी में, ठीक है। तो ये जो पानी से जुड़े जहाज़ है, पनडुब्बी है, उसी में एक उपयोग में आता है सोनार। वह यंत्र जो प्रसृत रंगों की प्रतिध्वनि पैदा करता है सोनार। प्रकाश का पूर्ण परावर्तक है श्वेत प्रकाश। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल धंसा होता है उसे कहते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? अपसारी दर्पण। कैट स्कैन का आविष्कार किया था गॉडफ्रे हॉसफील्ड ने 1972 ईस्वी में। कांच में आय दरार का चमकना उदाहरण है तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। पानी में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है तो अपवर्तन के कारण। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है
आभासी, जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह परिवहन करती है ऊर्जा का। जब तरंग एक स्थान से दूसरा स्थान जाता है तो साथ ही वो अपने साथ ऊर्जा भी लेके जाता है। ऑप्टिकल फाइबर को आमतौर पर प्रयोग किया जाता है संचार में, और ऑप्टिकल फाइबर भी किस सिद्धांत पे काम करता है तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पे। जब ध्वनि तरंगें चलती है तो अपने साथ ले जाती है ऊर्जा। दंत चिकित्सा का दर्पण होता है अवतल दर्पण। मैक संख्या कहते हैं, तो मैक संख्या से हम लोग विमान की गति को नापते हैं। तो मैक संख्या एक्चुअल में क्या है, तो विमान के वेग और ध्वनि के वेग के अनुपात को हम लोग मैक संख्या बोलते हैं। ठीक है, जिसमें लोग बोलते हैं कि ये वाला वायुयान 2 मैक के स्पीड से चलता है या 3 मैक के स्पीड से चलता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो ध्वनि से 2 गुना चलता है, 3 गुना चलता है। ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब आवृत्ति अधिक होगा। प्रकाश का अपवर्तन निर्भर करता है माध्यम के घनत्व पर। अष्टभुजाकार प्रिज्म का फलक होता है तो 10। फलक क्या होता है, किनारा। तो अष्टभुजाकार में 10 किनारे होंगे। ट्रायोड का उपयोग किया जाता है एम्पलीफायर के रूप में। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग होता है एंडोस्कोपी में। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है नाभिकीय बल। नाभिकीय बल सबसे स्ट्रॉन्ग बल है, और जो सबसे कमज़ोर बल है, जो सबसे दुर्बल बल है, वह है गुरुत्वाकर्षण बल। प्रकाशीय तंतु निर्मित होता है कांच या प्लास्टिक से। प्रकाशीय तंतु में हो गया लेंस हो गया, चश्मा का लेंस हो गया, सूक्ष्मदर्शी का लेंस हो गया। तो इसमें जितनी बनता है सब कांच से बनता है तो फिर प्लास्टिक से बनता है। प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है स्पेक्ट्रोमीटर। मरीचिका है एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टिभ्रम जो कि ज़्यादातर रेगिस्तान में होता है। भिन्न भिन्न तारों में भिन्न भिन्न रंग की विविधता का कारण क्या, तो तापमान। अलग अलग तापमान के ही कारण ही अलग अलग तारों का रंग अलग अलग होता है। किसी कमरे के कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने पर उसकी खुशबू सारे कमरे के सारे भागों में फैल जाता है। जिसका कारण क्या है, इसका कारण है विसरण। क्वार्ट्ज बनता है कैल्शियम सिलिकेट से। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु प्रयुक्त किया जाता है अल्ट्रासाउंड। दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य है, तो दृश्य स्पेक्ट्रम 3900 एंगस्ट्रम से लेकर 7600 एंगस्ट्रम तक होता है। 3900 एंगस्ट्रम से लेकर 7600 एंगस्ट्रम तक दृश्य स्पेक्ट्रम होता है। डेसिबल कहते हैं बेल के 10वें भाग को। कैरियोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है केंद्रक से संबंधित संरचनाओं का। प्रजनन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है भ्रूण विज्ञान एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत। एग्रोस्ट्रोलॉजी के अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत घासों का अध्ययन किया जाता है। पुष्पों का जो भाग परागकण पैदा करता है होता है परागकोश। पुमंग को नर जननांग तथा मादा को पुमंग जो क्या है नर जननांग है, उसी तरह से मादा जननांग क्या है तो जयांग। और ये सब दोनों के कहाँ होता है पुष्प में, फूल में। जो पुमंग है और जयांग है वो फूल का प्रजनन अंग है। पुमंग जिसमें नर प्रजनन अंग है और जयांग मादा प्रजनन अंग है। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक। अगर आपको ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल स्टडी विद नौकरी वाला को कृपया सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।